दोस्तों, भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर टेम्पेस्ट 6 जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा और ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बात खुद भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल ने एडमिट की है कि जब तक भारत का एमका जो कि 6 जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, जब तक ये बन के रेडी होगा तब तक दुनिया 6 जनरेशन पर जा चुकी होगी और भारत की जो राइवल कंट्रीज हैं वो भारत की सरहद पर ये 6 जनरेशन के फाइटर जेट को तैनात करके भारत के ऊपर एयर डोमिनेंस कायम करने की कोशिश करेंगे और हम ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। हम ऐसा जरा भी नहीं चाहते कि एक बार फिर भारत फाइटर जेट टेक्नोलॉजी की तुलना में एक बार फिर से दुनिया को फॉलो करे, जैसे कि जब दुनिया 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना रही थी ना, उस टाइम पर हम 4थी पीढ़ी का तेजस बनाने का ट्राई कर रहे थे। अब जब तेजस बन के रेडी हुआ है तो दुनिया 6 जनरेशन के ऊपर यानी कि 5th जनरेशन से ऊपर जा चुकी है। अमेरिका F-47 बना रहा है, चाइना व्हाइट एम्परर जिसे कि J-50 कहा जाता है उसके निर्माण में लगा हुआ है। बल्कि कहिए कि दोनों देश चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों अपने 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं और आगे आने वाले 2 सालों में तो अमेरिका अपने 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी कि F-47 अपनी सेना में शामिल करके उन्हें तैनात भी कर देगा। वहीं 2030 तक चाइना का भी रेड एम्परर 6 जनरेशन का मिलिट्री एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और इस टाइम पर भारत क्या कर रहा है, तो भारत अभी एमका के ऊपर काम कर रहा है जो कि 2035 में जाके रेडी होगा। मतलब कि जब हम एमका को बना के अपनी सेना में शामिल करेंगे तब तक चाइना जैसे देश सैकड़ों की संख्या में अपनी आर्मी के अंदर, अपनी वायुसेना के अंदर सैकड़ों 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बनाकर हमसे एक पीढ़ी आगे जा चुका होगा और भारतीय वायुसेना ऐसा नहीं होने देना चाहती। इसीलिए अब भारत में चर्चा शुरू हो चुकी है कि हमें एमका के साथ साथ एक 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा और ये करने का रास्ता भी हमें हमारे ही वायुसेना प्रमुख ने बता दिया है। दरअसल हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे वायुसेना प्रमुख ने बताया कि हमें अपनी एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करने के लिए दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से हम फिलहाल उस लेवल की टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पा रहे। इसीलिए कोलैबोरेशन एक बहुत ही बेहतर तरीका है। अब आपका सवाल होगा कि आखिरकार हम 6 जनरेशन का लड़ाकू विमान किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाएंगे, क्योंकि जो 5th जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो ही दुनिया किसी के साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं है अभी तक। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो तो किसी को भी अपनी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी नहीं देता, तो ऐसे में हम तो उससे भी बहुत आगे की चीज की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि मोस्ट हाईली सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी है। अब ऐसे में इतनी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी को कौन ही भारत के साथ साझा करेगा? क्या ऐसा रूस करेगा? जी नहीं, क्योंकि रूस अभी 6 जनरेशन को छोड़ दीजिए 5th जनरेशन पर भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाया है। अब क्या भारत अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन करेगा? तो नहीं, क्योंकि अमेरिका अपने 6th जनरेशन के प्रोग्राम के लिए हाईली सीक्रेटिव है। अमेरिका अपनी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी यूरोपियन देशों को भी देने के लिए रेडी नहीं है, जो कि अमेरिका के एकदम घनिष्ठ या कहिए कि एकदम उनके चेले देश हैं। अब बात आती है कि आखिरकार फिर भारत किसके साथ मिलकर बनाए एक 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट? आखिरकार वो है कौन जो भारत को इतनी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए तैयार होगा? आखिरकार वो कौन सा देश है जो हमारे साथ अपना एयरक्राफ्ट साझा करने के लिए रेडी है या फिर रेडी होगा? तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इसमें हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं है। असल में हमारे पास ऐसे 2 ऑप्शंस हैं जो कि सामने से चलकर आए हैं, वो भी पिछले 1 साल से हमारे पास पड़े हुए हैं वो ऑफर। पहला ऑफर तो है FCAS का। दरअसल FCAS है यूरोपीय यूनियन का अपना खुद का 6 जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। दरअसल यूरोपीय यूनियन के 3 दिग्गज देश यानी कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर इसे बना रहे हैं, यानी कि FCAS को, जो कि एक 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये तीनों देश मिलकर इसका निर्माण करेंगे। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है? तो समस्या है तीनों देशों की डिफरेंट जियोपॉलिटिकल अप्रोच, और यही कारण है कि इन तीनों ही देशों में लगातार कुछ मुद्दों पर आपस में ही टकराव होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में जर्मनी ने जो अभी हाल ही में गाजा के साथ युद्ध हुआ है उसी दौरान पर इजराइल को जबरदस्त सपोर्ट दिया, और न केवल सपोर्ट दिया
दिया बल्कि इजराइल को हथियार भी प्रोवाइड करवाए। लेकिन वहीं आपने भी ये खबर सुनी होगी कि स्पेन की अप्रोच एकदम डिफरेंट थी। इन्होंने तो इजराइल पर हथियार एम्बार्गो लगा दिया था, यानी कि एक बैन लगा दिया था इन्होंने इजराइल के ऊपर। इतना ही नहीं, इन्होंने तो इजराइल के ऊपर कठोर प्रतिबंध या और भी स्टेप्स उठाए थे। इसी वजह से हम जब देखते हैं कि इन तीनों देशों में हिस्टोरिकल भी अच्छा बॉन्ड नहीं है और अभी भी इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। ये तीनों ही देश एक अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और इसी वजह से अगर इनके साथ मिलकर भारत एफकेस पर काम करता है तो फिर कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये तैयार होगा कब तक। नो डाउट इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि जब तीनों देशों में बनेगी नहीं तो आखिरकार ये कैसे जाकर अपने फाइटर जेट के ऊपर काम कर पाएंगे। और इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है यूरो फाइटर टाइकून। इन सभी देशों ने मिलकर बनाया था ये लड़ाकू विमान, जिसे कि कोई परचेज ही नहीं करता। और उसका कारण ये है, मान के चलिए कि किसी भी देश का अगर यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के साथ कोई विवाद हो जाता है तो फिर उसे बाद में इस यूरो फाइटर टाइकून के पार्ट्स ही सप्लाई होना बंद हो जाएंगे। इसीलिए देखने से और बताया भी यही जा रहा है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कि एफकेस भारत के लिए जरा भी रियलिस्टिक ऑप्शंस नहीं है। लेकिन यहीं पर जो दूसरा ऑप्शन है भारत के पास वो थोड़ा सा रियलिस्टिक है और भारत उसी के प्रति थोड़ा सा झुकाव भी रखता है। और वो दूसरा ऑप्शन है टेम्पेस्ट का, जो कि यूके का एक 6th जनरेशन का प्लान है। और फिलहाल देखा जाए तो हाल ही में जापान को भी ब्रिटेन ने इस प्लान में शामिल किया है और बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रिटेन भारत को भी ऑफर दे चुका है कि आइए और आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा। हम तीनों देश मिलकर निर्माण करेंगे एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को। यहाँ तक कि आप जानकर खुश होंगे कि ब्रिटेन ऑलरेडी इसका इंजन रेडी कर चुका है और 2030 तक ब्रिटेन इसे उड़ाने का इरादा भी रखता है। वहीं ब्रिटेन की सरकार का मानना तो ये है कि 2033 तक ब्रिटेन इसे बनाकर टेस्ट भी कर लेगा और इतना ही नहीं, अपनी वायुसेना में इसे शामिल करके इसे बॉर्डर्स पर तैनात करना भी शुरू कर देगा। और 2035 तक जापान को भी मिलने लगेंगे ये टेम्पेस्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, यानी कि देखा जाए तो हर लिहाज से ये एक रियलिस्टिक ऑप्शन लग रहा है। और अभी भी हमारे पास एकदम खुला ऑफर है ब्रिटेन का, हमें बस इसमें शामिल होना है और उसके बाद भारत, ब्रिटेन और जापान ये तीनों देश मिलकर बनाएंगे टेम्पेस्ट 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान। अब बात आती है कि यार क्या इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है या इसके अंदर कुछ खराबियां भी हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बस एक ही कमी है और वो है इसकी कॉस्ट। और वो कॉस्ट ये है कि टेम्पेस्ट का बजट है करीबन 60 से लेकर 65 बिलियन डॉलर। जी हाँ दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर में बनाने तक का इसका जो टोटल खर्चा है वो 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा आएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ही देश को ये सारे देने हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें जापान और ब्रिटेन दोनों हैं और अगर भारत भी इसमें शामिल हो जाए तो ये खर्चा तीनों देशों में बराबर बट जाएगा, यानी कि भारत को करीबन 20 से लेकर 22 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। और इसके बाद करीबन 2035 तक भारत के पास एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट विद टेक्नोलॉजी के साथ आ जाएगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार 60-65 डॉलर बस, ये इतने ज्यादा भी तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका ने F-35 का निर्माण किया था तो उसे बनाने में 40 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था 2017 तक। जी हाँ दोस्तों, 40 बिलियन डॉलर, और वो भी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था। और इसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो F-22 रैप्टर से ली गई थी, यानी कि उस एयरक्राफ्ट को बनाने में अमेरिका को ज्यादा R&D नहीं करनी पड़ी। लेकिन टेम्पेस्ट एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और ये F-22 रैप्टर से आगे की चीज है और इसे बनाने में हर एक जगह पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगी। यहाँ तक कि इसके जो स्क्रू डिजाइन किए जाएंगे, इनके जो पैच होंगे उनके ऊपर भी रिसर्च करनी होगी, यानी कि इसे एकदम स्क्रैच से बनाना होगा और इसी वजह से इसके R&D यानी कि रिसर्च के ऊपर इतना खर्चा होगा। और दोस्तों
दोस्तों ये खर्चा तो कम है, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करोगे अमेरिका के F-47 से या फिर यूरोप जो बना रहा है FCAS से, तो आप लिटरली माथा पकड़ लोगे, क्योंकि अमेरिका के F-47 को बनाने में करीबन $70 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आया है। और वहीं जो यूरोप बना रहा है FCAS, उसका बजट तो करीबन $130 बिलियन है। जी हाँ, $130 बिलियन में बनेगा ये एयरक्राफ्ट, और वो भी 2040 तक रेडी होगा। और वहीं ब्रिटेन का ये 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट 5 साल पहले बन जाएगा, और इसका खर्चा आधे से भी कम होने वाला है। अब आप लोग कहोगे कि यार ऐसा क्यों? क्या ब्रिटेन वाला जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसमें कोई कमी है? तो ऐसा जरा भी नहीं है, उल्टा ये और भी ज्यादा एडवांस है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल तो ये जरूर आ रहा होगा कि यार फिर इसमें खर्चा इतना कम क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे आ जाता है ब्रिटेन का स्मार्टनेस। दरअसल कई लोग नहीं जानते होंगे, ब्रिटेन की कंपनी है BAE सिस्टम्स, जो कि अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना। जी हाँ दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट अमेरिका का जरूर है, लेकिन इस लड़ाकू विमान का पूरा सोर्स कोड डिजाइन किया है इसी BAE सिस्टम कंपनी ने। यहाँ तक कि जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो उसके सेंसर्स हैं, ये सब इसी ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम के हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रिटेन की ये कंपनी कितनी ज्यादा समझदार और स्मार्ट है, और इसी स्मार्टनेस का फायदा उठाने वाला है ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी को ब्रिटेन इंटीग्रेट करेगा विद सम अपग्रेड्स। इसके अलावा इसका जो इंजन है, इसे ऑलरेडी ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयल तैयार कर चुकी है, और ये भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि जो टेम्पेस्ट का इंजन होने वाला है, ये अमेरिका के F-47 के इंजन से 20% ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और वहीं अगर हम इसकी तुलना यूरोप के FCAS से करें, तो उससे तो ये 22 से 30% ज्यादा पावरफुल ये होगा। और इसी वजह से आप लोग देखोगे कि टेम्पेस्ट की ज्यादातर टेक्नोलॉजी तो रेडी पड़ी हुई है ब्रिटेन के पास में। ब्रिटेन को यहाँ पर इतनी ज्यादा रिसर्च करने की तो आवश्यकता भी नहीं है। ब्रिटेन को बस क्या करना है कि इसका डिजाइन देखना है, और इसकी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसे रेडी करना है, और बाकी तो सब कुछ ब्रिटेन कर ही लेगा। लेकिन नो डाउट अब आपके मन में एक और सवाल उभर रहा होगा कि यार जब सब कुछ ब्रिटेन कर ही लेगा, तो आखिरकार ब्रिटेन को हमारी क्या जरूरत है? तो इसका जवाब है पैसा। दरअसल आज के टाइम में ब्रिटेन के पास 60-65 बिलियन डॉलर एक फाइटर जेट में लगाने के लिए इतनी क्षमता है ही नहीं अब उनकी। इसीलिए पहले ब्रिटेन भारत के पास ही आया था, लेकिन भारत उस टाइम पर इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसके बाद वो गया जापान के पास, और जापान को उसने शामिल करवाया। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन भारत की मदद चाहता है, ताकि तीनों देश मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर डालें, और ब्रिटेन के साथ साथ भारत और जापान भी अपनी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाए, ताकि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्दी बने और काफी सस्ता बने। इसीलिए ब्रिटेन यहाँ पर जो उनके लाइकली पार्टनर्स हैं, और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन उनमें से भारत को भी एक मानता है, और इसी वजह से आज की डेट में भी भारत के पास ब्रिटेन का ये ऑफर पड़ा हुआ है, जिसे कि अब हमारी वायुसेना एक्सेप्ट करना चाहती है। और इस टाइम पर हमारी वायुसेना इस ऑफर को लेकर भारतीय सरकार के साथ बातचीत भी कर रही है। हालांकि अब हमें देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का आखिरकार इस ऑफर पर क्या रुख रहेगा। क्या हमारी सरकार जो कि $36 बिलियन 114 राफेल के ऊपर खर्च कर सकती है, अब उसके बाद क्या सरकार 20 से लेकर $22 बिलियन एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर भी खर्च कर पाएगी या फिर नहीं? इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि अभी हमें एमका के लिए भी फंड्स रखने हैं, तेजस मार्क 2 के लिए भी फंड रखने हैं, और इसी वजह से इस टाइम पर 6th जनरेशन के प्रोग्राम के लिए भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के लोग थोड़ा झिझक जरूर रहे हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि इस टाइम पर भारतीय सरकार के अंदर इस 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चा बहुत ही जोर शोर से हो रही है कि क्या हमें 2035 में भी वही करना है जो हम आज कर रहे हैं, मतलब कि दुनिया के पीछे पीछे भागना, या फिर बहादुरी दिखाकर हम टेम्पेस्ट के साथ जाएं और दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और अपने दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दें। खैर आप सबका इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।